अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा ट्यूटोरियल नंबर 15 है और आज इस ट्यूटोरियल का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने ये सीखना है कि हम किस तरह मैटलैब के अंदर डीप न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कर सकते हैं और फिर कैसे उस डीप न्यूरल नेटवर्क को एसवीजी बोर्ड पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि कैगल से कोई डाटा सेट डाउनलोड करें जो कि बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए होना चाहिए और उस डाटा सेट पे डीप न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करें मैटलैब में। तो जो डाटा सेट मैंने डाउनलोड किया है वो डायबिटीज़ का डाटा सेट है। इसमें डिफरेंट पेशेंट्स का डाटा हमारे पास गिवन है और ये हमारे इनपुट फीचर्स हैं। ये फीमेल पेशेंट का डाटा सेट है। प्रेगनेंसीज, ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, स्किन थिकनेस, इंसुलिन लेवल, बीएमआई, डायबिटीज़ फंक्शन और उसकी एज और ये आउटकम, ये हमारा आउटपुट वेरिएबल है। अगर आउटकम 1 है तो इट मीन्स कि वो डायबिटिक है और अगर 0 है तो इट मीन्स कि वो पेशेंट नॉन डायबिटिक है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने डीप न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करना है और ये प्रिडिक्ट करना है कि क्या गिवन टेस्ट इनपुट के लिए ये प्रिडिक्ट करना है क्या वो पेशेंट डायबिटिक है या नहीं है। तो ये आज हमारा प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन टू न्यूरल नेटवर्क। तो न्यूरल नेटवर्क्स क्या हैं और ये कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क ये कंप्यूटेशनल मॉडल है जो कि ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर होकर डिज़ाइन किया गया है और इट इज़ ए फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ डीप लर्निंग, ए सब फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। न्यूरल नेटवर्क्स का जो बेसिक इसके एप्लीकेशंस हैं, न्यूरल नेटवर्क्स आर डिज़ाइन टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स एंड मेक इंटेलिजेंस डिसीजंस मच लाइक द ह्यूमन ब्रेन। तो जिस तरह इंसानी जहन डिसीजन करता है तो न्यूरल नेटवर्क का भी बेसिक मॉडल यही है कि इंसानी जहन की तरह सोचे और डिसीजंस परफॉर्म करे। तो न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर जो बेसिक की कॉन्सेप्ट्स हैं और जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वह न्यूरॉन। न्यूरॉन्स को नोड्स भी कहते हैं, यूनिट्स भी कहते हैं। ये बेसिकली न्यूरॉन्स ये इनपुट्स को रिसीव करते हैं और उस पर कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करके उसकी आउटपुट जनरेट करते हैं। अगर मैं आपको एक डायरेक्टली ले चलूँ फिगर पे तो ये हमारा एक न्यूरल नेटवर्क का मॉडल है। इसमें ये जो सर्कल्स नज़र आ रहे हैं ये हमारे न्यूरॉन्स हैं। इनको नोड्स भी कहते हैं और न्यूरॉन्स भी कहते हैं। तो ये हमारा इनपुट लेयर है। अब ये अज्यूम करें ये x1 इनपुट है, ये x2 है, ये x3 है। तो ये सारे न्यूरॉन्स मिलकर एक लेयर बना रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पे इनपुट वेरिएबल्स हम अप्लाई करेंगे तो इसको हम इनपुट लेयर्स कह रहे हैं। इस तरह ये दरमियान में हिडन लेयर है और ये भी हिडन लेयर 2 है। ये लेयर 1 और ये हिडन लेयर 2 है और ये हमारे पास आउटपुट लेयर है। इन इनपुट लेयर्स और आउटपुट लेयर्स के जो न्यूरॉन्स हैं या हिडन लेयर्स या हिडन लेयर 1 या 2 के जो न्यूरॉन्स हैं इनके दरमियान में यहाँ पे वेट पैरामीटर्स होते हैं जो कि हम ट्रेनिंग के थ्रू फाइंड करते हैं। तो न्यूरॉन या नोड आप बेसिक कह सकते हैं कि एक कंप्यूटेशनल ये अपने इनपुट्स के ऊपर कुछ कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन परफॉर्म करके एक आउटपुट जनरेट करता है। इसके बाद है लेयर्स। अगर आप न्यूरॉन्स को ऑर्गेनाइज करते हैं लेयर्स के अंदर तो हम उसको न्यूरल नेटवर्क्स की लेयर्स कहेंगे। न्यूरल नेटवर्क के अंदर 3 तरह की लेयर्स आती हैं कि इनपुट लेयर है, फिर हिडन लेयर्स हैं, फिर आउटपुट लेयर है। तो ये नाम से ही ज़ाहिर है कि जिस लेयर पे आप अपना इनपुट डाटा अप्लाई करेंगे उसको हम इनपुट लेयर कहेंगे। इस तरह जो इनपुट और आउटपुट के दरमियान में जो लेयर्स आएंगे उनको हिडन लेयर्स कहेंगे और जो फाइनल जहाँ पे हमारी आउटपुट आ रही होगी उसको हम आउटपुट लेयर कहेंगे। अगर डीप न्यूरल नेटवर्क की हिडन लेयर्स एक से ज़्यादा हों तो उस न्यूरल नेटवर्क को हम डीप न्यूरल नेटवर्क कहेंगे। इसके बाद है वेट्स एंड बायसेस। ईच कनेक्शन बिटवीन न्यूरॉन हैव एसोसिएटेड वेट्स एंड बायसेस। तो जो न्यूरॉन्स के दरमियान में कनेक्शंस होते हैं वहाँ पर हमारे पास वेट्स आते हैं और बायसेस आते हैं। दीज पैरामीटर्स आर लर्न ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो यही वो पैरामीटर्स हैं वेट्स और बायसेस जो हम ट्रेनिंग के थ्रू फाइंड करते हैं।
इसके बाद आता है एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है? न्यूरॉन जो आउटपुट जनरेट करता है उस पर हम एक फंक्शन अप्लाई करते हैं, डिफरेंट टाइप का हो सकता है, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। और नॉर्मली एक नॉन लीनियर फंक्शन होता है। जो कॉमन एक्टिवेशन फंक्शंस हैं उनमें सिग्मॉइड है, रेलू है और tan HI हाइपरबोलिक टेंजेंट फंक्शन है। इसके बाद है फीड फॉरवर्ड प्रोपोगेशन। तो न्यूरल नेटवर्क के अंदर जब आपका मॉडल ट्रेन हो जाता है या आपका नेटवर्क ट्रेन हो जाता है तो आप टेस्ट इनपुट देते हैं, तो हमारा जो डाटा है वो इनपुट से आउटपुट की तरफ फ्लो करता है या प्रोपोगेट करता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फीड फॉरवर्ड प्रोपोगेशन। इसके बाद है बैक प्रोपोगेशन। बैक प्रोपोगेशन न्यूरल नेटवर्क को जब ट्रेन करते हैं तो वो जिस प्रोसीजर या जिस एल्गोरिथम के थ्रू करते हैं उसको हम बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम कहते हैं। तो ये बैक प्रोपोगेशन वेट्स को अपडेट करता है टू मिनिमाइज द एरर। करेक्ट आउटपुट और प्रेडिक्टेड आउटपुट के दरमियान में जो डिफरेंस है उसको हम एरर कहते हैं। और बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम ट्रेनिंग डाटा को यूज़ करते हुए अपने वेट्स और बायसेस को इस तरह एडजस्ट करता है कि ट्रेनिंग डाटा की जो आउटपुट है और जो प्रेडिक्टेड आउटपुट है उनमें एरर कम से कम हो जाए। इसके बाद है ट्रेनिंग। अगर आप ट्रेनिंग डाटा के ऊपर बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम अप्लाई करें और अपने वेट्स और बायसेस को की ऑप्टिमल वैल्यूज़ फाइंड करें जिसके लिए हमारी जो प्रेडिक्टेड आउटपुट है और एक्चुअल आउटपुट ट्रेनिंग डाटा की उसमें जो एरर है वो कम हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम ट्रेनिंग कहते हैं। तो ये ब्रीफ सी जो टर्म्स हैं जो न्यूरल नेटवर्क के अंदर यूज़ होती हैं वो मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन कर दी। ये हमारा एक डीप न्यूरल नेटवर्क एक स्ट्रक्चर गिवन है, एक मॉडल गिवन है। तो इस डीप न्यूरल नेटवर्क के अंदर हमारे पास इनपुट लेयर पे 3 न्यूरॉन्स हैं। बेसिकली ये नोड्स हैं, यहाँ पे हमारी ये न्यूरॉन्स यहाँ पर हैं। तो ये हमारी x1 इनपुट है, ये x2 है, ये x3 है। इसी तरह ये हमारा न्यूरॉन हिडन लेयर का फर्स्ट न्यूरॉन, ये हिडन लेयर 1 का सेकंड न्यूरॉन, ये हिडन लेयर 1 का थर्ड न्यूरॉन एंड सो ऑन। और इसी तरह ये हमारे हिडन लेयर 2 के न्यूरॉन्स हैं और ये हमारी फाइनल आउटपुट लेयर है। अब इसमें अगर हम इस एक न्यूरॉन को फर्दर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो इसका मॉडल ये है। अज्यूम करें कि ये हमारी x1 है, ये x2 है, ये x3 है और ये हमारा ये न्यूरॉन है और इसको हमने फर्दर यहाँ पे एक्सप्लोर किया हुआ है। तो हमारा जो इस न्यूरॉन के ऊपर जो प्रोसेसिंग हो रही होगी वो क्या होगी कि ये न्यूरॉन x1, x2 से xm तक ये इनपुट्स लेगा और ये x1, ये x2 एंड सो ऑन, ये xm है। और ये दरमियान में जो इस इनपुट से लेकर इस न्यूरॉन तक ये जो कनेक्शन है उसका वेट है W1। फिर x2 इनपुट से यहाँ तक इस न्यूरॉन की तक जो दरमियान में कनेक्शन है उसका जो वेट है वो W2 है एंड सो ऑन। ये अगर xm इनपुट है, ये अगर xm इनपुट है तो इस इनपुट के दरमियान और इस नोड या न्यूरॉन के दरमियान ये जो कनेक्शन है इसका जो वेट है वो Wm होगा। और इसी तरह यहाँ पर एक इसका बायस होगा, एक कांस्टेंट टर्म इसमें ऐड होगी, उसको हम बायस कहेंगे। तो इस एक न्यूरॉन को अगर आप इसका मॉडल इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में देखें ब्लॉक डायग्राम लेवल पे तो ये इसका मॉडल है। एक न्यूरॉन ये इनपुट्स को एक्सेप्ट कर रहा है और इनपुट्स के दरमियान में और नोड के दरमियान में वेट पैरामीटर्स हैं और इस समेशन के अंदर एक बायस की टर्म ऐड हो रही है। और फाइनली जो इस न्यूरॉन या समेशन की आउटपुट आएगी उस पर हम एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करेंगे और ये फाइनली हमारी इस न्यूरॉन की आउटपुट आएगी। तो बेसिकली एक न्यूरॉन क्या कर रहा है वो आप कह सकते हैं कि वो पहले वेटेड सम कैलकुलेट कर रहा है और फिर उस वेटेड सम के ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई कर रहा है और अपनी आउटपुट जनरेट कर रहा है। तो अगर आप इस न्यूरॉन का इस फिगर से मैथमेटिकल मॉडल लिखें तो वो कुछ इस तरह बनेगा कि यहाँ पे जो यू आउटपुट है वो x1 मल्टीप्लाइड बाई WK1 प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाई WK2 के यहाँ पे लेयर नंबर को शो कर रहा है। तो ये फर्स्ट लेयर है तो यहाँ पे k की वैल्यू 1 होगी, इस तरह सेकंड लेयर है तो k की वैल्यू 2 होगी एंड सो ऑन।
और ये वाई के यहाँ पर आउटपुट को शो कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप इस यू की इक्वेशन लिखें तो वो बन जाएगी बी के तो जस्ट ऑफसेट है जो इसमें ऐड हो रहा है, WK1 इंटू x1 प्लस WK2 इंटू x2 एंड सो ऑन प्लस WKM इंटू XM। अब हम एज्यूम करें कि हमारे m नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, तो x1 से लेकर xm तक, और सारे अपने अपने पैरामीटर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ऑफसेट इसमें ऐड हो रहा है। और आप इसी इक्वेशन को समेशन फॉर्म में लिखें तो ये इस तरह बन जाएगी, तो xi इंटू WKI, और i की वैल्यू 1 से लेकर m तक जाएगी, और प्लस इसमें bi जो ऑफसेट है वो ऐड हो जाएगा। और अगर इसी इक्वेशन को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं कि WK1 WK2 एंड सो ऑन, W पैरामीटर्स का एक रो वेक्टर बना लें और x1 से लेकर xm जो इनपुट पैरामीटर्स हैं उनके कॉलम वेक्टर बना लें, और प्लस इसमें इसका जो आंसर आएगा उसमें BK या ऑफसेट को ऐड कर दें। और इसी को अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म में क्लोज एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, ये बोल्ड फॉर्म में लिखा हुआ है कि WK का ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाई x प्लस BK। और यहाँ पे ये अगर आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं तो यहाँ पे ये मेक श्योर करना है कि जो हमारा W वेक्टर है वो W पैरामीटर्स का जो वेक्टर है वो रो फॉर्म में होना चाहिए या रो वेक्टर होना चाहिए, और जो इनपुट का वेक्टर है वो कॉलम फॉर्म में होना चाहिए। तो ये नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, इन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेटेड सम, ये यू का हम वेटेड सम कहेंगे, वेट्स ऑफ द लेयर शुड बी अरेंज एज रो वेक्टर वाइल इंस्टेंसेस ऑफ द इनपुट, ये जो इनपुट के इंस्टेंसेस हैं शुड बी अरेंज एज कॉलम वेक्टर, तो इनको कॉलम फॉर्म में आपने लिखना है। वंस वेटेड सम यू इज़ कैलकुलेटेड, जब हमारा वेटेड सम यू कैलकुलेट हो जाएगा तो उसके बाद हम उस पर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करेंगे और अपने न्यूरॉन की आउटपुट को जनरेट कर लेंगे। आगे टाइप्स ऑफ एक्टिवेशन फंक्शंस, तो जो कॉमनली यूज एक्टिवेशन फंक्शंस हैं वो सिग्मॉइड है, tan हाइपरबोलिक है और रेलू है, जो हम न्यूरल नेटवर्क के अंदर यूज़ करते हैं। तो सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन का जो एक्सप्रेशन है वो ये है, इसको सिग्मा x के साथ भी लिखते हैं या फाई ऑफ x के साथ भी लिखते हैं, और इसका एक्सप्रेशन है 1/1 प्लस e⁻⁻x। अब इसी फंक्शन को अगर हम पीस वाइज लीनियर इसकी अप्रॉक्सीमेशन लिखें तो ये इसी फंक्शन का ये पीस वाइज लीनियर अप्रॉक्सीमेशन है। अब इशू ये है कि जब हम इस फंक्शन को अगर FPGA बोर्ड पर इम्प्लीमेंट करना चाहें तो FPGA बोर्ड पर आप इस फंक्शन को डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर एक्सपोनेंशियल ई आ रहा है फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन FPGA बोर्ड पर डिफ़ाइन नहीं होता। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसा आप मैटलैब में उसको सिमुलेट तो कर सकते हैं, लेकिन जब आपने कोई ऐसा फंक्शन इम्प्लीमेंट करना हो जिसमें एक्सपोनेंशियल टर्म आ रही हो तो आपने उस पूरे फंक्शन को उसकी पीस वाइज इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है। तो ये हमारा सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन है, और ये इसी फंक्शन की पीस वाइज लीनियर अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द सिग्मॉइड फंक्शन है, और इन दोनों को ये मैंने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये ऑरेंज कलर की लाइन है ये हमारे एक्चुअल सिग्मा एक्स या सिग्मॉइड फंक्शन को शो कर रही है, जब x की वैल्यू -5 से लेकर 5 तक वेरी कर रही है। और अगर हम इस पीस वाइज लीनियर अप्रॉक्सीमेशन को प्लॉट करें इसी ग्राफ के ऊपर, तो ये जो हमारा ब्लू कलर का ग्राफ है ये इस पीस वाइज लीनियर अप्रॉक्सीमेशन से आ रहा है। अब ये जो पीस वाइज लीनियर अप्रॉक्सीमेशन हमने इसकी कैसे की वो अभी मैं थोड़ी देर में इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये टर्म्स सारी कहाँ से आ रही हैं, 0.072 प्लस 0.22 एंड सो ऑन। ये सारी कोएफिशिएंट्स या पीस वाइज लीनियर अप्रॉक्सीमेशन हमने इस फंक्शन की कैसे की वो मैं अभी आगे चलकर आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड एक्टिवेशन फंक्शन है वो tan हाइपरबोलिक है, उसकी ये एग्जैक्ट इक्वेशन है, और इसकी पीस वाइज लीनियर अप्रॉक्सीमेशन ये है, और इसकी एग्जैक्ट tan हाइपरबोलिक का जो एग्जैक्ट ग्राफ है वो भी मैंने प्लॉट किया हुआ है, एक्चुअल ग्राफ ये ऑरेंज कलर के साथ, और जो इसकी पीस वाइज लीनियर अप्रॉक्सीमेशन है वो यहाँ पर ये ब्लू लाइन के साथ शो की हुई है। तो आप देख सकते हैं कि जो लीनियर अप्रॉक्सीमेशन है वो एग्जैक्टली तो ग्राफ्स को मैच नहीं कर रही एक्चुअल ग्राफ को, लेकिन उसके करीब है, उसको अप्रॉक्सीमेटली उसके करीब हम उसको कंसीडर कर सकते हैं।
इसी तरह आगे हमारे पास ये रैलू है, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। तो ये इसका फंक्शन है मैक्सिमम ऑफ ज़ीरो एंड एक्स। तो ये बेसिकली नेगेटिव वैल्यूज़ को ज़ीरो कर देता है और बाकी जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं उसको वैसे का वैसे ही रहने दे देता है। तो आज जो हमने मॉडल ट्रेन करना है उसका ब्लॉक डायग्राम मॉडल ये है कि हमने मॉडल अपना मैटलैब में ट्रेन करना है, फिर उसको एफपीजीए बोर्ड पर इम्प्लीमेंट करना है। तो अब सबसे पहले मैं आपको ये जो सिग्मॉइड फंक्शन है कि ये जो कोएफिशिएंट्स हैं ये मैंने कैसे इसके लिए वो पहले वो शो करता हूँ और फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये मैंने एक मैटलैब कोड लिखा हुआ है। तो इस कोड में मैंने क्या किया है कि ये सबसे पहले सिग्मॉइड फंक्शन बनाया है। तो अब मैं बेसिकली ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये जो सिग्मॉइड फंक्शन है इसको किस तरह हमने इस पीस वाइज फंक्शन से अप्रॉक्सीमेट किया। तो सबसे पहले मैंने ये सिग्मॉइड फंक्शन का जो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है ये इसका मैटलैब इनलाइन फंक्शन बना लिया और x की वैल्यूज़ लिखनी कि -5 से लेकर 5 तक, और x में जो इंक्रीमेंट है वो 0.1 का ले लिया। आप इंक्रीमेंट यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। अब आगे मैंने क्या किया है, आगे रेंजेस बनाई हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं कि -3 से -2 तक एक रेंज बनाई है, फिर -2 से 2 तक, फिर 2 से 3 तक, और फिर ये x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 और फिर x लेस दैन -3। तो जो इस रेंज में -3 से लेकर -2 तक, तो x उसको मैंने x2 कह दिया, तो x की वैल्यूज़ मैंने ली -3 से लेकर -2 तक, और इस रेंज में मैंने जो एक्चुअल फंक्शन है उससे y की वैल्यूज़ फाइंड की। ये देखें f को एवेल्यूएट कर रहा हूँ x2 पे, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है जो एक्चुअल फंक्शन से आ रहा है उसको y2 कह रहा हूँ। और फिर आगे पॉलीफिट की कमांड यूज़ कर रहा हूँ। ये क्या कर रही है, ये x2 और y2 के दरमियान में डिग्री की वैल्यू मैंने 1 ली हुई है। तो ये बेसिकली x2 और y2 के दरमियान में एक लीनियर इक्वेशन फिट कर रही है, और उस लीनियर इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो हमारे P2 में आएंगे। फिर इसी तरह मैंने नेक्स्ट जो रेंज बनाई उसको मैंने x3 कह दिया, वो -2 से 2 तक है। तो -2 से लेकर 2 तक दोबारा एक्चुअल फंक्शन से y की वैल्यूज़ फाइंड की, उसको y3 कह दिया, और x3 और y3 के दरमियान में एक लीनियर इक्वेशन फिट की, और उस लीनियर इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट्स आएंगे वो P3 में आएंगे। सिमिलरली फिर जो हमारी नेक्स्ट रेंज है 2 से 3 तक, ये रेंजेस मैंने खुद से डिज़ाइन की हैं, आप अपनी रेंजेस चेंज भी कर सकते हैं। तो x4 जो मैंने रेंज ली वो 2 से लेकर 3 तक, इस रेंज के अंदर दोबारा सिग्मॉइड फंक्शन को एवेल्यूएट किया और जो एक्चुअल आंसर्स आते हैं उसको y4 में सेव किया। तो 2 से लेकर 3 तक एक रेंज बनाई, उस रेंज पे जो एक्चुअल सिग्मॉइड फंक्शन है उसको एक्सपेंड किया, उसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट किया और उसको y4 में सेव कर दिया। x4 और y4 के अंदर एक फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन फिट की, और उसके जो कोएफिशिएंट्स आएंगे वो P4 में सेव कर देंगे। नेक्स्ट क्या किया हुआ है, उन कोएफिशिएंट्स को जो आ रहे हैं P2, P3 और P4, उन कोएफिशिएंट्स को x2, x3 और x4 पर एवेल्यूएट कर रहा हूँ, और जो आंसर आ रहा है अप्रॉक्सीमेशन का वो ZF2, ZF3 और ZF4 में सेव कर रहा हूँ। और इसी तरह ये x1 को डिफ़ाइन किया 10 से लेकर -3 तक, ये बेसिकली -10 से लेकर -3 तक, और यहाँ पे ZF हमारा इसको 0 ले लिया। ये देखें -3 से पीछे पीछे हमारा जो पीस वाइज लीनियर अप्रॉक्सीमेशन है -1 है। और इसी तरह 3 से ऑनवर्ड, 3 से आगे 10 तक जो मैंने अप्रॉक्सीमेशन लिया उसको 1 ले लिया। तो ZF5 वेरिएबल डिफ़ाइन किया और सारी वैल्यूज़ 1 ले ली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट जो ZF1, ZF2, ZF3, ZF4, ZF5
ये बेसिकली ZF1 क्या कर रहा है, ये इस रेंज के अंदर जब x लेस देन -3 है तो उस टाइम पे जो अप्रॉक्सीमेटेड लीनियर वैल्यू है वो सेव हो रही है ZF1 में, और -3 से लेकर -2 तक जो अप्रॉक्सीमेटेड पीस वाइज लीनियर अप्रॉक्सीमेशन होगी वो हमारी ZF2 में सेव होगी। इसी तरह फिर ZF3 में, ZF4 में और ZF5 में। अब अगर मैं इस मैटलैब कोड को रन करूं तो आप ये देख सकते हैं, तो हमारे पास ये पीस वाइज लीनियर अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द tan हाइपरबोलिक फंक्शन आ जाती है। ये बेसिकली सिग्मॉइड है, तो इसकी मैं यहाँ पर हेडिंग करेक्ट कर देता हूँ। तो ये आपको ये जो ब्लू कलर की ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये इसका एग्जैक्ट ग्राफ है, और ये इसकी अप्रॉक्सीमेशन है कि -5 से लेकर -3 तक हमने इसको, ये बेसिकली ये फंक्शन प्लॉट किया हुआ है। x जब लेस देन -3 है तो ये -1 पे है, जब -3 से लेकर -2 तक है तो ये इसकी ये हमारी लीनियर अप्रॉक्सीमेशन है जो कि ये इक्वेशन डिफाइन कर रही है। नेक्स्ट हमारी -2 से लेकर 2 तक ये एक लाइन बनाई है हमने, ये वाली, जो कि यहाँ से डिफाइन हो रही है इस इक्वेशन से। इसी तरह हमारी 2 से लेकर 3 तक ये अप्रॉक्सीमेशन लीनियर, और 3 से लेकर 5 तक ये उसको 1 करती है। तो ये जो पीस वाइज इसके ये पीसीज हैं, ये हर पीस को मैंने अलग-अलग इस पर प्लॉट किया हुआ है। ये जो ब्लैक कलर का ग्राफ है ये एग्जैक्ट ग्राफ है सिग्मॉइड फंक्शन का, और ये इसकी पीस वाइज लीनियर अप्रॉक्सीमेशन है, और ये सारे पीसीज को अलग-अलग कलर्स के साथ ऊपर शो किया हुआ है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे कोएफिशिएंट्स दिखाऊं, P2, P3, P4, तो ये बेसिकली अगर आपको पता हो जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन आती है वो mx + c होती है। ये हमारा m है, या स्लोप है, और ये उसका ऑफसेट है जिसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये 0.0713 है तो उसको अप्रॉक्सीमेट कर दिया 0.072 के साथ। इस तरह ये 0.25 था तो उसको मैंने थोड़ा सा मैनुअली एडजस्ट किया, जहाँ पे बेस्ट फिट आ रही थी वो 0.22 पे आई। इसी तरह हमारे यहाँ पर ये P3 0.2094 था तो उसको मैंने लिख दिया 0.21, और यहाँ पे 0.5 एग्जैक्ट है तो उसको वैसे का वैसे लिख दिया यहाँ पे। इसी तरह 2 से 3 के रेंज के अंदर जो हमारी इक्वेशन बन रही है वो ये है 0.0713 और प्लस 0.74। तो इस इक्वेशन को भी मैंने जो स्लोप है 0.0713 उसको मैंने लिख लिया 0.072, और जो ये 0.74 था उसको 0.78 कर दिया। तो ये जो मैनुअली थोड़ा बहुत मैंने वैल्यूज़ को अपडेट करके मुझे लगा कि इन वैल्यूज़ पे जो फिट है या जो अप्रॉक्सीमेट पीस वाइज लीनियर फंक्शन है वो ज़्यादा करीब होता है सिग्मॉइड के, तो इस वजह से थोड़ी सी वैल्यूज़ मैंने मैनुअली अपडेट की। तो एक्चुअल वैल्यूज़ हमने बेसिकली इसी तरह ही फाइंड की। तो अब इसका अगर मैं दूसरा आपको ग्राफ दिखाऊं कि एक्चुअल जो ग्राफ जो ये वाला ग्राफ है ये कैसे आया। अब इसका इसी का मैंने ये फंक्शन बना दिया, ये जो वैल्यूज़ आई हैं यहाँ से ये सारी वैल्यूज़ P2 P3 वगैरह का एक फंक्शन बना दिया और उसका नाम लिख दिया सिग्मॉइड पीस वाइज HDL। और ये फंक्शन मैंने इस तरह लिखा है कि इससे हम HDL कोड जनरेट कर सकें। तो ये बेसिकली वही पीस वाइज लीनियर अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द सिग्मॉइड फंक्शन है, ये बेसिकली इसी को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन में मैटलैब के ऐसे फंक्शंस यूज़ किए हैं जिनसे हम HDL कोड जनरेट कर सकें। तो ये सबसे पहले अगर आप देखें मैंने वही M1 डिफाइन किया, स्लोप्स एंड ऑफसेट्स, M1 C1 ये बेसिकली आ रहा है P2 से, या ये वाला ये M1 है और ये हमारा C1 है। इस तरह M2 C2 को डिफ़ाइन किया, M3 C3 को डिफ़ाइन किया, और आगे उस इसी पीस वाइज फंक्शन को इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। अब अगर मैं इस ग्राफ को रन करूँ, इस कोड को,
तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया। ये जो एक्चुअल ग्राफ है, ये जो ऑरेंज कलर का है, ये जो एक्चुअल सिग्मॉइड फंक्शन है, ये उसका ग्राफ है। बेसिकली ये इस फंक्शन से आ रहा है। और ये जो ब्लू कलर का ग्राफ है, ये इस पीस वाइज फंक्शन से आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ग्राफ बहुत करीब करीब है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि अब ये जो मैंने पीस वाइज लीनियर फंक्शन लिखा है, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है एक्चुअल सिग्मॉइड फंक्शन के। और यही प्रोसीजर, यही स्टेप्स रिपीट किए फॉर 10 एक्टिवेशन फंक्शन। तो उसका भी कोड मैं आपको शो कर देता हूँ। ये रन हो रहा है। 10h अप्रॉक्सीमेशन 1। तो ये उसका ग्राफ है, सेम स्टेप्स हैं, सेम कोड है। तो आप देखें, ये मैंने ये 10 हाइपरबोलिक की पहले एक्चुअल ग्राफ बना के उसकी रेंजेस फाइंड की, कहाँ से कहाँ तक एक बेस्ट लीनियर अप्रॉक्सीमेशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक अप्रॉक्सीमेशन मैंने ली -5 से लेकर -2 तक, दूसरी -2 से -1.1 तक, फिर -1.1 से लेकर +1.1 तक, और फिर +1.1 से लेकर 2 तक, और फिर 2 से आगे 5 तक। तो ये रेंजेस मैंने खुद से फाइंड किए। और इसी तरह जो हमारे कोएफिशिएंट्स आते हैं, वो ये सारा पीस वाइज लीनियर फंक्शन ये लिखा हुआ है। और अब अगर मैं इसका जो दूसरा ग्राफ है, इसको प्लॉट करूं, इसी तरह इसका फंक्शन भी बना दिया। तो ये हमारे पास पीस वाइज लीनियर अप्रॉक्सीमेशन आ गई है 10 हाइपरबोलिक फंक्शन की। और ये इसी फंक्शन को मैंने प्लॉट किया हुआ है। इसका भी एक फंक्शन बना दिया है यहाँ पे। उसी तरह स्लोप्स और ऑफसेट्स वगैरह डिफाइन किए। ये पीस वाइज लीनियर अप्रॉक्सीमेशन है 10 हाइपरबोलिक की। और ये फंक्शन इस तरह लिखा है कि यहाँ से हम HDL कोड जनरेट कर सकें। ओके जी, तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये सिग्मॉइड फंक्शन, ये उसकी लीनियर अप्रॉक्सीमेशन है। और इसी तरह ये हमारा 10 हाइपरबोलिक फंक्शन, ये उसकी लीनियर अप्रॉक्सीमेशन है। ये लीनियरली इसको अप्रॉक्सीमेट इसी वजह से किया कि हम इस पीस वाइज फंक्शन को इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इससे कोड जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म्स हैं, इनको हम FPGA बोर्ड पर एज इट इज़ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हम इस फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं पीस वाइज लीनियर फंक्शन से, और ये फंक्शन हम इजीली FPGA बोर्ड पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके जी, तो अभी मैंने आपको ये बताया, एक्सप्लेन किया कि किस तरह हमने सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन को और 10 हाइपरबोलिक एक्टिवेशन फंक्शन को पीस वाइज लीनियर फंक्शन के साथ किस तरह इसको अप्रॉक्सीमेट किया। बाकी ये रेक्टिफाइड लीनियर यूनियन या ReLU ये आज के ट्यूटोरियल में यूज़ नहीं हो रहा, और वैसे भी ये लीनियर है, तो इसको फर्दर लीनियराइज करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन आज के ट्यूटोरियल में जो हमने जो 2 एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करने हैं, वो सिग्मॉइड है और दूसरा है 10 हाइपरबोलिक, और जिसकी मैंने लीनियर अप्रॉक्सीमेशन आपको ये शो कर दी है। तो अब हम ओपन करते हैं अपना कोड, जिसके थ्रू हम ट्रेनिंग करेंगे अपना डीप न्यूरल नेटवर्क, उसको ट्रेन करेंगे। तो ये हमारा ये कोड मैंने लिखा हुआ है। इस कोड के थ्रू हम अपने न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना डाटा को रीड कर रहा हूँ, रीड टेबल कमांड के थ्रू, और आगे एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया हुआ है जो ये जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके हिस्टोग्राम प्लॉट वो ड्रॉ कर देगा। तो अगर मैं इसको प्लॉट रन करूँ, तो ये मेरे जितने भी डाटा सेट के अंदर वेरिएबल्स हैं, ये सब का हिस्टोग्राम प्लॉट आ गया। तो हिस्टोग्राम प्लॉट का बेसिक पर्पज़ ये होता है कि हमारा जो डाटा है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का हमें पता चल जाए।
तो ये प्रेगनेंसीज की हिस्टोग्राम प्लॉट है। ये हमारा आउटपुट वेरिएबल है, उसमें आप देख सकते हैं कि ज़ीरो मीन के जो नॉन डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं, और 1 का मतलब है कि जो डायबिटिक हैं वो कम है रिलेटिवली। 337 पेशेंट्स डाटा के अंदर वो डायबिटिक हैं और बाकी तकरीबन 698 पेशेंट वो नॉन डायबिटिक है। इसी तरह ये ग्लूकोज की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह लग रही है। इस तरह ये बाकी सारे पैरामीटर्स भी हैं। इंसुलिन ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लग रही है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये BMI ये भी शिफ्टेड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लग रही है। एंड सो ऑन, ये सारे, ये एज भी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन लग रही है एज की भी। वे जस्ट टू व्यू योर डाटा। तो ये जो हमने ये फंक्शन लिखा है ये जस्ट हिस्टोग्राम प्लॉट्स को ड्रॉ कर रहा है। तो ये फंक्शन भी मैं आपको शो कर देता हूँ। तो ये हमारा हिस्टोग्राम प्लॉट को ड्रॉ कर रहा है। नेक्स्ट है, अब आगे जो एक्चुअल काम है वो भी स्टार्ट हो रहा है कि अब हमने अपना डाटा उसको ट्रेनिंग डाटा में और टेस्टिंग डाटा के अंदर डिवाइड करना है और फिर उससे अपना मॉडल ट्रेन करना है। ओके जी, तो ये हमारा सारा डाटा ये ऑल डाटा वेरिएबल के अंदर सेव हो गया। उसमें से इनपुट फीचर्स हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए, उसी तरह लास्ट कॉलम से हमने आउटपुट फीचर अपनी आउटपुट वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट कर लिया। आगे हम जो काम कर रहे हैं वो मैप मिन मैक्स, ये एक फंक्शन है, ये डाटा को नॉर्मलाइज करता है। अब अगर आप देखें ये एक्स इन, ये भी अनडिफाइंड है, तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ तक कोड को रन कर लेता हूँ। जो ये हमारा एक्चुअल डाटा है, अब मैं इस हिस्टोग्राम प्लॉट्स को कमेंट कर रहा हूँ ताकि बार बार ग्राफ्स ना आए। अच्छा, अब ये जो हमारा एक्चुअल डाटा है ये 84, 82 एंड सो ऑन, ये सारी कोई बड़ी वैल्यूज़ हैं, कोई छोटी वैल्यूज़ हैं। तो ये मैप मिन फंक्शन इस डाटा को नॉर्मलाइज कर देता है। ये इस सारे डाटा को, हर कॉलम को -1 से 1 की रेंज में कन्वर्ट कर देता है। तो अब अगर ये एक्स इन को मैं आपको दिखाऊं तो ये ओरिजिनल एक्स इन है, ये सारी यही वाली वैल्यूज़ हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये सारी बड़ी छोटी वैल्यू सारी इकट्ठी आ रही हैं। और इस तरह अब जो x है हमारा ये नॉर्मलाइज डाटा है, ये अब -1 से 1 के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये देखें, अब ये वही डाटा है सारा, ये सारा डाटा, लेकिन इस फंक्शन ने इस डाटा को नॉर्मलाइज कर दिया। ये अब सारी वैल्यूज़ जो हैं, ये सारा डाटा हर कॉलम का जो कॉलम है ए से लेकर एच तक, ये -1 से 1 की रेंज के अंदर कन्वर्ट हो गया। डाटा को ट्रेन करने से पहले नॉर्मलाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नॉर्मलाइज नहीं करते तो आपकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं होगी और उससे आपके रिज़ल्ट्स पुअर आएंगे। तो इस वजह से बेस्ट अप्रोच यही है कि आप अपने डाटा को पहले -1 से 1 की रेंज के अंदर या 0 से 1 की रेंज के अंदर कन्वर्ट कर लें। तो मैंने जो अपने इनपुट फीचर्स हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये जो फंक्शन है उसको -1 से 1 की रेंज में कन्वर्ट करता है। इसके बाद जो मेरा आउटपुट वेरिएबल अब आए तो उसको भी आप -1 से 1 की रेंज में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो क्योंकि 0 और 1 है तो उसको मैंने वैसे का वैसा ही 0 और 1 की फॉर्म में रखा है। तो अब इसी तरह अगर मैं y को आपको दिखाऊं तो वो नॉर्मलाइज होने के बाद भी 1 और 0 ही है। तो आप ये कह सकते हैं कि नॉर्मलाइज नहीं हुआ, ये पहले से ही नॉर्मलाइज था क्योंकि पहले ही वो 0 और 1 है। तो यहाँ तक बेसिकली हमने अपने डाटा को नॉर्मलाइज किया ट्रेनिंग से पहले। इसके बाद जस्ट 80% का जो डाटा है उसको मैं ट्रेनिंग डाटा ले रहा हूँ, नॉर्मलाइज डाटा, और बाकी जो 20% डाटा है उसको मैं अपना टेस्टिंग डाटा ले रहा हूँ। इसके बाद हमारा न्यूरल नेटवर्क के पैरामीटर्स हमने सेट करने। तो जो न्यूरल नेटवर्क मैं ट्रेन कर रहा हूँ या जो मैं यूज़ कर रहा हूँ
उसके अंदर 2 हिडन लेयर्स हैं, उसकी एक इनपुट लेयर और एक उसकी आउटपुट लेयर है। तो ये इसके पैरामीटर्स हैं। तो यहाँ पे जो इनपुट साइज़ है, मेरे पर नंबर ऑफ़ इनपुट वेरिएबल्स कितने वो आर है, वो आर कहाँ से आ रहा है, साइज़ ऑफ एक्सट्रेन हम फाइंड कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास आर की वैल्यू 8 होगी क्योंकि हमारे पास 8 इनपुट के कॉलम्स हैं। लेकिन यहाँ पे ऊपर हमने क्योंकि डाटा को ट्रांसपोज फॉर्म में लिखा है तो इस वजह से हमारी यहाँ पे जो रोज़ हैं वो 8 हो जाएंगी। तो ये नॉर्मल जो हमारा डाटा है वो इस फॉर्म में गिवन है कि ये हमारा फर्स्ट वेरिएबल है, ये सेकंड वेरिएबल है, ये थर्ड वेरिएबल है। आप कह सकते हैं कि हर कॉलम हमारा एक वेरिएबल है, लेकिन जो मैटलैब के अंदर ट्रेनिंग का फंक्शन है वो उसकी रिक्वायरमेंट ये है या उसका सिंटैक्स ये है कि आप हर जो कॉलम है, जो कॉलम वाला वेरिएबल है उसको एज ए रो पास करें। तो इस वजह से मैंने जो टेस्ट और ट्रेन डाटा है उसका ट्रांसपोज ले लिया है। तो एक्सट्रेन का अगर हम साइज़ फाइंड करेंगे तो आर के अंदर हमारा 8 आएगा। 8 मीन्स आप मैनुअली भी यहाँ पे 8 लिख सकते हैं। तो कोड को जेनेरिक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आर लिख दिया है। तो साइज़ ऑफ एक्सट्रेन ये बेसिकली हमें बताएगा कि हमारे जो एक्सट्रेन या ट्रेनिंग डाटा है उसमें नंबर ऑफ़ इनपुट वेरिएबल्स कितने हैं, तो वो 8 हैं। तो हमारा इनपुट साइज़ 8 हो जाएगा। इसके बाद हिडन लेयर के जो न्यूरॉन्स हैं वो मैं 3 ले रहा हूँ। आप कोई भी ले 5, 7, 8, 9 कुछ भी एंटर कर सकते हैं, मैंने 3 ले लिए। अब ये सारे यूज़र डिफाइंड पैरामीटर्स हैं। और इसके बाद जो हिडन लेयर 2 है उसका मैं साइज़ ले रहा हूँ राउंड r/2। r की वैल्यू 8 है, 8/2 ये बन जाएगा जी 4, और 4 को राउंड करेंगे तो भी हमारे पास आंसर 4 आएगा। तो मैं चलें इसको 4 ले लेता हूँ, या ये सारा यूज़र डिफाइंड है। आप इसको 4 ले सकते हैं, इसको मैनुअली यहाँ पे 3 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। कोई भी अपनी हिडन लेयर के अंदर आपने कितने नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स यूज़ करने हैं, तो ये बेसिकली ये है कि अभी इस केस में मैं जो पहले लिखा हुआ था जेनेरिक फॉर्म में हिडन लेयर 1 के अंदर मैं 3 न्यूरॉन ले रहा था और हिडन लेयर 2 के अंदर मैं 4 न्यूरॉन्स ले रहा था। और आगे ये जस्ट हमारी कमांड है, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क हम ट्रेन करने लगे हैं। तो उसमें आपने जैसे हिडन लेयर 1 और हिडन लेयर 2 के साइज़ को पास करना है। तो हमने न्यूरल नेटवर्क डिफ़ाइन कर दिया और आगे ये हमने उसके ट्रेनिंग के पैरामीटर्स को एडजस्ट करना है। इपॉक्स मैंने 1000 इपॉक्स लिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ट्रेनिंग इपॉक्स। उसके बाद जो ट्रेनिंग गोल है कि जो मेरा एरर है वो 1e⁻6 तक कम होना चाहिए। मैक्सिमम फेल मैंने एडजस्ट किया 200 पे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है कि जो एक्टिवेशन फंक्शन अब आपने यूज़ करना है लेयर 1 पे, वो मैंने 10 बेसिकली 10 हाइपरबोलिक है, लेकिन मैटलैब में इसको 10 सिग लिखते हैं। तो एक्टिवेशन फंक्शन लेयर 1 पे मैंने यूज़ किया है वो 10 है, लेयर 2 पे जो यूज़ किया है वो भी 10 है, और लेयर 3 या जो आउटपुट लेयर है इसको बेशक आप आउटपुट लेयर लिख लें, उसको मैंने लॉग सिग कर दिया। तो ये भी यूज़र डिफाइंड है। आप तीनों पे 10 हाइपरबोलिक यूज़ कर सकते हैं या तीनों पे लॉग सिग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाए हैं सिग्मॉइड, तो इन दोनों को मैं कोड में यूज़ करना चाह रहा था। तो इस वजह से जो फर्स्ट 2 लेयर्स हैं उन पे जो मैंने एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ किया है वो 10 हाइपरबोलिक है, और जो थर्ड लेयर है या आउटपुट लेयर है उससे मैंने ये सिग्मॉइड फंक्शन यूज़ किया है। तो ये आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ये 10 सिग का मतलब यहाँ पे ये है कि ये 10 हाइपरबोलिक है। तो बेसिकली मैं इन कमांड्स के थ्रू ये डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि जो मैटलैब न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करे वो फर्स्ट लेयर पे 10 हाइपरबोलिक फंक्शन यूज़ करे, सेकंड लेयर पे भी 10 हाइपरबोलिक फंक्शन यूज़ करे ड्यूरिंग ट्रेनिंग, और जो लास्ट या हमारी फाइनल आउटपुट लेयर है वहाँ पे सिग्मॉइड फंक्शन वो यूज़ करे। आगे जस्ट इसकी ज़रूरत नहीं है। आगे ये जो कमांड है ये हमारे नेटवर्क को, न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कर देगी, और इस कमांड के थ्रू हम उस जो ट्रेंड हमारा नेटवर्क है
उसका सिमुलिंक मॉडल जनरेट कर लेंगे। और आगे जस्ट मैं अपना जो ट्रेन नेटवर्क है उसके वेट्स को एक्सेस कर रहा हूँ। W1D ये जो फर्स्ट लेयर है उसके वेट पैरामीटर्स, B1D फर्स्ट लेयर के 22 पैरामीटर्स, BW2D B2D ये सेकंड लेयर के वेट और 22 पैरामीटर्स, और W3D और P3D ये आउटपुट लेयर के पैरामीटर्स हैं। और इन पैरामीटर्स को मैं एक .mat फाइल के अंदर सेव भी कर रहा हूँ, ताकि अगर मैं समटाइम्स लेटर इन अपने मॉडल का यूज़ करना चाहूँ तो मेरे पास पहले से ही ट्रेन डाटा अवेलेबल हो, मुझे दोबारा ये कोड रन करने की ज़रूरत ना पड़े। ओके जी, तो यहाँ तक अब हम कोड को रन करते हैं। तो अब हमारे जो न्यूरल नेटवर्क है वो ये ट्रेन हो रहा है, और यहाँ पे जो हमारा डीप न्यूरल नेटवर्क है उसका आप ये स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। 8 हमारे इनपुट पैरामीटर्स हैं। हमारा जो लेयर 1 हिडन लेयर 1 उसमें 3 न्यूरॉन्स हैं, और हिडन लेयर 2 के अंदर हमारे 4 न्यूरॉन्स हैं। और हमारी जो आउटपुट है, क्योंकि बाइनरी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हमारी आउटपुट एक ही है। अब हमारा मॉडल ट्रेन हो चुका है, और उस ट्रेन मॉडल से ये सिमुलिंक मॉडल भी हमारा जनरेट हो गया। तो ये हमारी एरर का ग्राफ है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे इपोक्स बढ़ रही हैं, एरर्स तकरीबन कांस्टेंट एरर रह रहा है। इट मीन्स कि हमारा मॉडल जो है वो ट्रेन हो चुका है। ये एरर हिस्टोग्राम है। और ये हमारे आर पैरामीटर्स हैं। नॉर्मली जैसे जैसे हमारी ट्रेनिंग अच्छी होती है वैसे वैसे ये आर की वैल्यूज़ 1 को अप्रोच करती हैं। अभी तकरीबन जो आर की वैल्यूज़ आ रही हैं 0.6 के राउंड अबाउट आ रही है। ओके जी, तो ये अब आप अपने जो ये हमने मॉडल को ट्रेन कर लिया और उसे सिमुलिंक मॉडल जनरेट कर लिया, और इसमें जो मैंने सेटिंग्स यूज़ की हैं वो ये है। ये सारी सेटिंग्स यूज़र डिफाइंड है। आप इपॉक्स को यहाँ पे 2000 कर सकते हैं, मैक्सिमम फेल इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये परफॉर्मेंस गोल इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक्टिवेशन फंक्शंस लेयर 1 पे लॉग सिग्मॉइड चेक कर सकते हैं। तो ये सारे हाइपर पैरामीटर्स हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इनको ट्यून कर सकते हैं। और हर पर जब आप ये पैरामीटर्स चेंज करेंगे, क्योंकि यूज़र डिफाइंड है, तो हर टाइम पे जो नया न्यूरल नेटवर्क आएगा उसकी परफॉर्मेंस पिछले वाले से डिफरेंट होगी। तो ये सारे पैरामीटर्स आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके जी, तो अब हमारा जो ट्रेन मॉडल है वो ये सिमुलिंक मॉडल उसका जनरेट हो चुका है। और अगर मैं आपको शो करूं W1D, तो ये लेयर 1 के वेट पैरामीटर्स हैं, और ये लेयर 1 के 22 पैरामीटर्स हैं। इसी तरह ये लेयर 2 के वेट पैरामीटर्स, और ये उसके 22 पैरामीटर्स। इसी तरह आउटपुट लेयर के वेट पैरामीटर्स और आउटपुट लेयर के 22 पैरामीटर्स। और आप अगर नेट को व्यू करना चाहें तो ये हमारा न्यूरल नेटवर्क है कि 8 हमारे इनपुट वेरिएबल्स हैं। हिडन लेयर 1 के अंदर 3 न्यूरॉन्स हैं, हिडन लेयर 2 के अंदर हमारे 4 न्यूरॉन्स हैं, और आउटपुट लेयर के अंदर हमारा 1 न्यूरॉन है। तो ये मैंने खुद से यहाँ पे एडजस्ट किए हैं। आप ये चेंज भी कर सकते हैं। ये 3 है, ये 4 है, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके जी, तो अब ये हमारे पास मॉडल आ चुका है, ये अब ट्रेंड मॉडल है। तो अब इसको थोड़ा सा इसका हम एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारे पास जो ट्रेंड न्यूरल नेटवर्क है ये उसका मॉडल आ चुका है। अब हम इसकी ज़रा, अभी ये सिमुलेशन का मॉडल है, अभी हम पहले इसकी थोड़ा इसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये इसने बाय डिफ़ॉल्ट कुछ वैल्यूज़ इसको इनपुट पे दी हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये आउटपुट जनरेट कर देगा। तो ये एक ही टेस्ट इनपुट है, तो ये एक जो उसने आउटपुट उसकी जनरेट कर दी। अब इस जो ट्रेंड न्यूरल नेटवर्क है, आप इसका इंटरनल एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो ये देखें, ये अब हमारी 3 लेयर्स हैं, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। इस लेयर 1 को भी आप फर्दर देख सकते हैं। तो ये इसमें इसका ये वेट
पैरामीटर, ये इनपुट के साथ वेट पैरामीटर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 22 इसमें ऐड हो रहा है, और ये फाइनली ये हमारा tan sig का फंक्शन यूज़ हो रहा है। इसको भी फर्दर देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये tan sig का इंटरनल मॉडल है, ये tan हाइपरबोलिक फंक्शन इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है, और इसी तरह ये लेयर 1 की आउटपुट आ रही है। फिर लेयर 1 से जो आउटपुट जनरेट हो रही है वो लेयर 2 पे जा रही है, और इसी तरह आप इसका भी एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे भी ये tan sig फंक्शन यूज़ हुआ हुआ है और ये tan sig आ रहा है। इस तरह लेयर 2 की जो आउटपुट आ रही है वो लेयर 3 में जा रही है, हमारी आउटपुट लेयर है, और यहाँ पे हमारी आउटपुट जो जनरेट हो रही है। इसमें जो ये ब्लॉक है प्रोसेस इनपुट, ये बेसिकली इस इनपुट को नॉर्मलाइज कर रहा है। अगर आप इसको भी देखें तो ये मैक्स मिन मैप मिन मिक्स फंक्शन है। बेसिकली जो हमने मिनिमाइजेशन ये नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे की थी, ये वाली जो नॉर्मलाइजेशन हमने यहाँ पे की थी, तो ये सिमुलिंक का जो मॉडल जनरेट हुआ है ये मिनिमाइजेशन यहाँ पे कर रहा है। तो अब हमें, क्योंकि हमने पहले ही अपने डाटा को नॉर्मलाइज कर लिया है, तो हमें दोबारा उसको नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरह ये जो आउटपुट है ये आउटपुट की नॉर्मलाइजेशन कर रहा है। तो हमारा डाटा भी पहले ही नॉर्मलाइज्ड है, हमें आउटपुट डाटा को भी दोबारा नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये दोनों जो प्रोसेस इनपुट और प्रोसेस आउटपुट का ब्लॉक है, इसको रहने दें तब भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर इसको रिमूव कर दें तब भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अभी मैं इसको पहले आपको रन करके दिखाता हूँ। अब ये देखें प्रोसेस इनपुट लगा हुआ है और ये हमारी इनपुट है, इसको मैं रन करता हूँ, ये हमारी आउटपुट आ रही है 0.86। अब मैं क्या करना, मैं एक इनपुट पे तो मैं रिस्पांस नहीं चेक करना चाह रहा, मैं तो पूरे टेस्ट इनपुट पे रिस्पांस करना चाह रहा। तो हमारा जो टेस्ट डाटा है वो एक्स टेस्ट के अंदर सेव है, तो मैं इस पूरे डाटा के ऊपर अपनी आउटपुट को चेक करना चाह रहा। तो उसके लिए, क्योंकि ये जो एक्स टेस्ट वेरिएबल है ये मेरा वर्क स्पेस के अंदर डिफाइंड है, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ सिग्नल फ्रॉम वर्क स्पेस का ब्लॉक, और यहाँ पर लिख दूँगा एक्स टेस्ट, और यहाँ पर आप सैम्पल टाइम में रखा 0.1। इट मीन्स कि आफ्टर एवरी 0.1 ये एक नया टेस्ट इनपुट ले और अप्लाई करें, और जितना सैम्पल टाइम मैंने यहाँ पर रखा है उतना ही मैं यहाँ पे सेटिंग में भी रख देता हूँ। यहाँ पे भी 0.1 कर देता हूँ। और अगर मैं फाइंड करना चाहूँ कि मेरे पास कितने 207 डाटा पॉइंट्स हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0.1 इंटू 207। एक सैम्पल को या टेस्ट डाटा का एक पॉइंट उसको प्रोसेस करने में मैंने जो टाइम लिखा है वो 0.1 है, तो 207 को जो टाइम लगेगा वो 0.1 इंटू 2.207 लगेगा, तकरीबन 20.7 सेकेंड्स। तो अब अगर मैं इसको रन करूं तो अब ये देखें, ये हमारा पूरे टेस्ट डाटा पे जो सिमुलेटेड आउटपुट है वो ये आ रही है, और ये आउटपुट आप देख सकते हैं कि ये 0.5 से लेकर 1 की रेंज के अंदर आ रही है, और ये इस वजह से बेसिकली आ रही है कि ये दोबारा इसकी प्रोसेसिंग हो रही है। अब अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो आपने देखना है कि आउटपुट पे हमारी कोई चेंज नहीं आएगी। तो मैं इसको बेशक सेव कर लेता हूँ, T15 सिमुलेशन मॉडल, डीप न्यूरल नेटवर्क ओनली सिमुलेशन मॉडल। अब मैंने इनपुट प्रोसेसिंग का ब्लॉक रिमूव कर दिया, तो उससे आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं आया, क्योंकि हमारा डाटा पहले से ही नॉर्मलाइज्ड है। अब इसको भी मैं रिमूव करूँगा तो मेरी आउटपुट 0 से 1 की रेंज में आ जाएगी। पहले मेरी जो आउटपुट थी वो 0 और 1 की रेंज में आ रही थी। तो अब इसको मैं अगर करूँ, अब आप देख सकते हैं कि मेरी जो आउटपुट है वो 0 से लेकर 1 की रेंज में आ रही है, और ये सिग्मॉइड फंक्शन की आउटपुट है। और इस पर जो बाइनरी प्रेडिक्शन मैं कर सकता हूँ वो
यहाँ पर थ्रेशोल्ड लगा कर सकता हूँ। तो बाइनरी प्रेडिक्शन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मैटलैब यूज़र डिफाइंड फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पे लिख लेता हूँ इफ़ u is greater than 0.5 y will be 1 else y will be 0। और एक बेशक आप ब्लॉक यहाँ पे भी लगा लें, आउटपुट का ब्लॉक, और इसको मैं 2 वर्कस्पेस ब्लॉक में भी कैप्चर कर लेता हूँ। अज्यूम करें जी मैंने इसका वाइट वेरिएबल में इसको सेव कर दिया। अब ये जो ब्लॉक है बेसिकली बाइनरी प्रेडिक्शन कर रहा है, इसको आप लिख लें प्रेडिक्शन। अब हमारी जो सारी आउटपुट है वो 1 और 0 के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हमने चेक करना है कि हमारी कितनी प्रेडिक्शंस करेक्ट आई हैं और कितनी प्रेडिक्शंस हमारी रॉन्ग आई हैं। तो उसके लिए हमें एक्यूरेसी कैलकुलेट करना पड़ेगी। अज्यूम करेंगे ये वाई सिम वाला ही मैं यूज़ कर लेता हूँ। ये कोड मैंने पहले से लिखा हुआ है। अब हमारा आउटपुट डाटा आ रहा है y2 से और y सिम के अंदर सेव हो रहा है, और सिमुलिंक एक एक्स्ट्रा सैंपल जनरेट करता है टेस्ट सैंपल से, तो उसको मैंने यहाँ से लास्ट सैंपल डिलीट कर रहा हूँ। और ये y सिम को y टेस्ट के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। y टेस्ट हमारा ये है, ये 1s और 0s हैं, ये हमारा टेस्टिंग डाटा है। और ये out.y2 ये हमारा सिमुलेशन से जो आउटपुट आ रही है, प्रेडिक्शन आ रही है। और अगर मैं अभी इस कोड को रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि 84.54% हमारी एक्यूरेसी आ रही है। इट मीन्स के 84% टाइम हमारा जो प्रिडिक्टेड रिज़ल्ट है वो टेस्टेड रिज़ल्ट के इक्वल आया है, और 16% हमारी जो आउटपुट है उसमें एरर है। ओके जी, तो अभी हमने ये वेरीफाई कर लिया कि हमारा जो न्यूरल नेटवर्क है जो ट्रेन हुआ है, या डीप न्यूरल नेटवर्क जो हमने ट्रेन किया है, उसकी एक्यूरेसी तकरीबन 84% आ रही है। और उसकी जो लेयर 1 है उसमें 10 सिग्मॉइड फंक्शन यूज़ हुआ है या 10 हाइपरबोलिक यूज़ हुआ है। लेयर 2 पे भी 10 सिग्मॉइड यूज़ हुआ है, और लेयर 3 के अंदर भी ये लॉग सिग्मॉइड या ये वही सिग्मॉइड फंक्शन यूज़ हुआ है। आप इसका भी इंटरनल देख सकते हैं, ये वाला है। तो अभी तक तो हम जस्ट सिमुलेशन इन्वायरमेंट में थे, और हमने ये देख लिया कि सिमुलेशन इन्वायरमेंट में हमारा जो डीप न्यूरल नेटवर्क जो हमने ट्रेन किया है वो हमारी रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, और तकरीबन हमें 84% एक्यूरेसी प्रोवाइड कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब इसी मॉडल को, ये जो ये ट्रेंड मॉडल है, इसको हम FPGA बोर्ड पर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम यह है कि ये जो हमारा ब्लॉक है डीप न्यूरल नेटवर्क, ये HDL सपोर्टेड नहीं है, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिमुलेशन है, क्योंकि इसके अंदर जो ये सारे फंक्शंस यूज़ हुए हैं ये सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं। ये 10 हाइपरबोलिक है लेयर 1 लेयर 2 पे, और सिग्मॉइड है फाइनल आउटपुट लेयर पे। तो ये इससे हम HDL कोड जनरेट नहीं कर सकते। अगर हमने कोड जनरेट करना है तो अब हमें मैनुअली इस सारे नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। लेयर 1 मैनुअली इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें, लेयर 2 फिर लेयर 3। तो उसके लिए मैंने एक कोड पहले से लिखा हुआ है जो लेयर्स को इम्प्लीमेंट करता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैं जो ये स्टेप्स परफॉर्म करने लगा हूँ वो बेसिकली ये है कि हम इस डीप न्यूरल नेटवर्क की HDL कोडर के अंदर हम इम्प्लीमेंटेशन करने लगे। तो उसके लिए सबसे पहला हम फंक्शन यूज़ करेंगे, ये वाला फंक्शन है।
ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन मैंने पहले से लिख के रखा है, मैं भी इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मैंने यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया है, न्यूरल नेटवर्क लेयर 10 हाइपरबोलिक HDL। तो ये फंक्शन बेसिकली इनपुट क्या लेगा, 22 इनपुट लेगा, वेट इनपुट लेगा और एक्स इनपुट लेगा, और आउटपुट पे क्या जनरेट करेगा, आउटपुट पर जो उस लेयर के न्यूरॉन, जितने भी न्यूरॉन्स हैं उसकी आउटपुट हमारी y10 के अंदर आ जाएगी। और ये फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन किसको कर रहा है, ये इस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट कर रहा है, इस इक्वेशन को। ये देखें, वेट को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इनपुट के साथ, तो ये हमारा वेट वेक्टर है और ये कॉलम, ये रो वेक्टर है। ये ऊपर भी लिखा हुआ है कि जो वेट है आपका, वेट शुड बी अरेंज एज रो वेक्टर। तो इसको फंक्शन को जब आपने यूज़ करना है तो आपका वेट वेक्टर वो रो फॉर्म में होना चाहिए और एक्स या इनपुट आपकी कॉलम फॉर्म में होनी चाहिए। तो वेट को रो के साथ, वेट को इनपुट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बेसिकली ये वेट हमारा रो वेक्टर है और ये हमारा एक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर सेव कर रहे हैं PM वेरिएबल के, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस के अंदर। फिर PM के अंदर हम 22 को ऐड कर रहे हैं, ये BK हम ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको मैं वेटेड सम या U कह रहा हूँ। बेसिकली ये मेरा U है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ये U या ये U। आगे जस्ट मैं जो ये 10 हाइपरबोलिक पीस वाइज फंक्शन जो पहले ट्यूटोरियल के स्टार्ट में मैंने आपको दिखाया था, ये वही फंक्शन है और हम इनपुट, ये जो वेटेड सम है उसके इनपुट पे दे रहे हैं। तो ये हमारा y इज इक्वल टू बेसिकली आप कह लें 10 हाइपरबोलिक ऑफ U बन रहा है और उसको हम ये y10 वेरिएबल के अंदर सेव करवा रहे हैं। और ये लूप कितनी दफ़ा चलेगा, जितने हमारे नोड्स हैं या जितने न्यूरॉन्स हैं उस लेयर के अंदर। तो ये जो हमारा फंक्शन है बेसिकली ये एक लेयर को इम्प्लीमेंट कर रहा है और ये वो लेयर है जिसके अंदर हम 10 हाइपरबोलिक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। अब इस कोड को हमने यूज़ कैसे करना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मैटलैब, ये HDL कोडर यूज़र डिफाइंड फंक्शन, और ये फंक्शन यहीं से मैं कॉपी करूँगा, इसको यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा। ये मैं बेसिकली जो पहले से डिफाइंड फंक्शन है उसको कॉल कर रहा हूँ और बेशक आप इसका नेम भी यही रखना है। अब आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन बन गया। और ये मेरी, इसको मैं कह देता हूँ, ये फर्स्ट लेयर है तो इसको हिडन लेयर 1 कह देता हूँ। अब इसकी फंक्शन की ब्लॉक की क्या इनपुट्स हैं, 22 इनपुट देनी है, वेट इनपुट देनी है और एक्स इनपुट देनी है। अच्छा, अब इसी तरह जो अब मेरे पास 22 कहाँ से आएगा, वेट कहाँ से आएगा और एक्स कहाँ से आएगा। तो मैं ये मॉडल को जब ट्रेन किया था अच्छा, जब हमने इस फंक्शन को यूज़ करना है तो जो भी ये इनपुट है, एक्स इनपुट है, वेट है या 22 है, ये सारे फिक्स पॉइंट वेरिएबल्स होने चाहिए। ये डबल डाटा टाइप के वेरिएबल्स नहीं हो सकते। तो ये इस वजह से इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमने पहले अपने 22, अपना वेट और अपनी एक्स, इनको डबल डाटा टाइप से फिक्स डाटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये मैंने यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिखा हुआ है। ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट डाटा टू फिक्स्ड पॉइंट। तो ये एक्स टेस्ट को इनपुट ले रहा है और एक्स हमारा जो सारा डाटा है उसको इनपुट ले रहा है और सारे डाटा को कन्वर्ट कर रहा है फिक्स पॉइंट के अंदर। तो इसको भी मैं आपको शो कर देता हूँ, या आप मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको फिक्स पॉइंट में कर रहा हूँ। इस फंक्शन की ब्रीफ सी वर्किंग मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है, एक्स इनपुट ले रहा है। एक्स, ये एक्स हमारा क्या है, सारे ट्रेनिंग डाटा है, जिसमें ट्रेनिंग डाटा भी शामिल है और टेस्टिंग डाटा भी है। तो ये एक्स हमारा ऑल डाटा है। तो इस ऑल डाटा से ये मिनिमम वैल्यू फाइंड करेगा और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेगा और फिर एक्स टेस्ट डाटा को इसकी एक्स की वैल्यू, एक्स से ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेगा और उस मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू से ये फाइंड करेगा कितनी नंबर ऑफ़ बिट्स रिक्वायर्ड हैं टू रिप्रेजेंट दिस एक्स। तो फिर जितनी बिट्स आएंगी उन्हीं बिट्स के साथ ये एक्स टेस्ट को फिक्स्ड पॉइंट के अंदर कन्वर्ट कर देगा और
पहले मैं ये जस्ट इसी को रन कर देता हूँ, ये एक्स टेस्ट एफ को। ये काम हम इस वजह से कर रहे हैं कि हमने जो अभी दोबारा से मॉडल उसने ट्रेन कर दिया, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो अब अगर आप देखें ये एक्स टेस्ट, ये हमारा सारा डबल टाइप, अगर आप इससे क्लास चेक करें तो ये डबल टाइप है। और अगर आप एक्स टेस्ट एफ को अब देखें तो ये सेम वही टेस्टिंग डाटा है, लेकिन अब ये कन्वर्ट हो चुका है फिक्स्ड पॉइंट में, और 11 बिट्स के साथ इस पूरे डाटा को रिप्रेजेंट किया गया, और इसमें से फ्रैक्शनल लेंथ है 10। तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली बेसिकली डबल टाइप डाटा को से फिक्स्ड पॉइंट डाटा को में कन्वर्ट कर रहा है। अब इसी तरह जो हमारे जो डब्ल्यूज़ और बीज़ पैरामीटर्स हैं, जो वेट और बाइस पैरामीटर्स हैं, उनको भी हमने फिक्स पॉइंट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये दूसरा फंक्शन लिखा हुआ है, ये ऑटोमेटिकली वर्क स्पेस से ये W1D, W2D, W3D, B1D, B2D, B3D वैल्यूज़ एक्सेस करेगा, उनको फिक्स पॉइंट में कन्वर्ट करेगा और उनको W1, W2, W3, B1, B2, B3 में सेव कर देगा। तो मैं दोबारा इसको रन करता हूँ। अब मैं हर दफ़ा ये रन कर रहा हूँ, हर दफ़ा मेरा मॉडल जो ट्रेन होके वो आउटपुट जनरेट कर रहा है। तो अब अगर आप देखें तो ये W1D लेयर 1 के वेट पैरामीटर्स ये डबल टाइप के हैं। अगर इसकी मैं क्लास चेक करूँ तो ये डबल टाइप की है। और इसी तरह अगर मैं W1 लूँ तो ये अब फिक्स पॉइंट में कन्वर्ट हो गया, और 12 बिट्स के अंदर यूज़ हुआ है रिप्रेजेंटेशन, और फ्रैक्शनल लेंथ इसकी 8 है। इस तरह अगर आप W2D, और ये हमारा W2 है, इस तरह अगर आप W3D देखें, ये आउटपुट लेयर के लिए, और ये W3 फिक्स पॉइंट में। इसी तरह आप B3D, B3 और B2D और B2 और फाइनली B1D लेयर 1 के 22 पैरामीटर्स, ये उसकी, क्योंकि लेयर 1 में 3 न्यूरॉन्स थे तो इस वजह से 3 22 पैरामीटर्स आ रहे हैं, और ये फिक्स पॉइंट उसकी रिप्रेजेंटेशन है। ओके जी, तो एक दफ़ा मैं दोबारा इसको रन कर देता हूँ, और कुछ ये दोनों फंक्शंस कुछ वैल्यूज़ को आउटपुट पे प्रिंट भी करवा रहे हैं, वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। ये देखें जी, जो हमारा टेस्टिंग डाटा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू उसमें 1 आ रही है, मिनिमम वैल्यू -1 है। फ्रैक्शनल पार्ट जो मैक्सिमम आ रहा है वो 0.998715 है, और मिनिमम फ्रैक्शनल पॉइंट आ रहा है 0.00257। तो ये बेसिकली सारा डाटा वो फंक्शन ऑटोमेटिकली एक्स टेस्ट मैट्रिक्स से फाइंड कर रहा है, या एक्स से फाइंड कर रहा है, और उसने कहा कि अगर आपकी इतनी मिनिमम वैल्यू हो, इतनी मैक्सिमम वैल्यू हो, और ये इंटीजर पार्ट हो मैक्सिमम वैल्यू का और ये नेगेटिव वैल्यू का, तो इस पूरे डाटा को आप 11 बिट्स के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उनमें से 10 बिट्स यूज़ होंगी फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। इस तरह डब्ल्यूज़ वाला जो हमारा डाटा है वो उसमें मैक्सिमम वैल्यू अक्रॉस ऑल डब्ल्यूज़, डब्ल्यू के अंदर जितने भी मैक्सिमम आ रहे हैं पैरामीटर, उसमें से मैक्सिमम जो डब्ल्यू वेट पैरामीटर है उसकी वैल्यू 7.6 है, और जो मिनिमम है वो -10 आई है, और इसी तरह जो मिनिमम फ्रैक्शनल वैल्यू आई है वो इतनी आई है। वो कह रहा है कि इस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 12 बिट्स चाहिए, और 7 बिट्स यूज़ होंगी फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके जी, तो ये हर दफ़ा जब मैं कोड को रन कर रहा हूँ हर दफ़ा न्यू मॉडल आ रहा है। तो अब इन सब मॉडल्स को मैं क्लोज़ कर देता हूँ, और जो अपडेटेड मॉडल है, जो लेटेस्ट है मॉडल, उसका जैसे सिमुलिंक मॉडल में यूज़ कर लेता हूँ। ये वाला इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसमें सेव कर लेता हूँ, और इसमें भी उसी तरह ये इनपुट नॉर्मलाइजेशन का जो ब्लॉक है और आउटपुट नॉर्मलाइजेशन, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ।
अच्छा, अब ये जो सारा डाटा है, मतलब ये जो वेट पैरामीटर्स वगैरह आ रहे हैं सारे, ये मैं ट्रेंड एन एन मॉडल डॉट मैट फाइल के अंदर सेव कर रहा हूँ, ताकि मैं हर दफ़ा कोड को रन कर रहा हूँ तो पैरामीटर्स अपडेट हो रहे हैं। तो अब मैं इस कोड को क्लोज कर रहा हूँ, ये टेस्ट मॉडल वाला कोड ओपन कर रहा हूँ। ये क्या कर रहा है, बेसिकली उसी ये ट्रेन एंड मॉडल उसको लोड कर रहा है और उसी से पैरामीटर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। और ये क्योंकि फाइल के अंदर पैरामीटर सेव हैं तो अभी कांस्टेंट रहेंगे, अभी अपडेट नहीं होंगे, तो मैं इसको रन कर देता हूँ। ओके जी, तो इस पूरे कोड का ऑब्जेक्टिव ये है, ये टेस्ट मॉडल का, कि जो हमने ट्रेन मॉडल डॉट मैट फाइल के अंदर लोड किया उसको लोड करें और हमारा जो एक्स टेस्ट इनपुट है उसको फिक्स्ड पॉइंट में कन्वर्ट करें, डब्ल्यू और बी को फिक्स्ड पॉइंट में कन्वर्ट करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं W1, ये W1D, ये 1D डबल टाइप की है पैरामीटर्स और W1 फिक्स्ड पॉइंट में, एंड सो ऑन। ओके जी, तो अब मेरे पास जो मेरे टेस्ट डाटा है वो भी फिक्स पॉइंट में आ गया है और मेरे जो W और B पैरामीटर्स हैं वो भी फिक्स पॉइंट के अंदर आ गए हैं। तो अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। ओके जी, तो अब मैंने इसको यहाँ पे अप्लाई करना है 22, ये लेयर 1 है, तो यहाँ पे मैं कांस्टेंट यूज़ करूँगा और यहाँ पे कांस्टेंट अप्लाई कर दूँगा B1, सैम्पल टाइम -1 कर देता हूँ कि डिफ़ॉल्ट सैम्पल टाइम ले, और ये W1 है और ये W1 यहाँ पे वर्क स्पेस में डिफाइंड है और ये फिक्स पॉइंट में है। इसी तरह जो यहाँ पे वेट है लेयर 1 का, उसको मैं कहता हूँ W1 और वो वर्क स्पेस में W1 के नाम से सेव है और ये फिक्स पॉइंट वैल्यूज़ है। ये W1 ये फिक्स पॉइंट में आ रहा है, ये W1D से आया है। और X मेरी इनपुट है, तो इनपुट जब मैंने इसको अप्लाई करनी है तो मैं यहाँ से इसको इनपुट अप्लाई कर देता हूँ। ये X टेस्ट हमारा डाटा है। अभी हमारी लेयर 1 की इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो लेयर 2 को इम्प्लीमेंट करने के लिए जस्ट मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे W1 की जगह मैं जस्ट W2 कर दूँगा और W1 की जगह W2, B1 की जगह B2, और यहाँ पे जो लेयर 1 से आउटपुट आ रही है उसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। इसी तरह अब जो मैंने फाइनल जो अपनी फाइनल लेयर है वो हमारी आउटपुट लेयर बनेगी, इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो हमारी हिडन लेयर 3 तो नहीं है, इसका मैं इसका नेम भी चेंज कर लेता हूँ। आउटपुट लेयर, अगर आपको याद हो तो आउटपुट लेयर में हमने सिग्मॉइड यूज़ किया था, तो मैं यहाँ पर सिग्मॉइड वाला फंक्शन कॉल कर लेता हूँ। तो मैंने दो फंक्शन बनाए हुए हैं, एक NN न्यूरल नेटवर्क लेयर इम्प्लीमेंटेड विद 10H एंड दूसरी न्यूरल नेटवर्क लेयर इम्प्लीमेंटेड विद सिग्मॉइड। तो आप इसको ओपन करके देख सकते हैं, तो ये ओपन हो गया और इसी का जो आउटपुट आर्गूमेंट है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे भी इसको कर लेता हूँ, और ये वही उसी तरह की इम्प्लीमेंटेशन है इस तरह की 10H की थी। ये हमारा बेसिकली U है और ये हमारा Y इज इक्वल टू सिग्मॉइड ऑफ U आ रहा है, और जितने नोड्स हैं उतने दफ़ा ये कोड रन हो रहा है। और ये सिग्मॉइड पीस वाइज लीनियर, ये मैंने ट्यूटोरियल के स्टार्ट में आपको बता चुका हूँ।
जो आउटपुट लेयर है वो हमने सिग्मॉइड से इम्प्लीमेंट कर दिया। आप देख सकते हैं कि न्यूरल नेटवर्क की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कितनी ईजी है। जस्ट आपने जो एक ये फंक्शन रिपीटेडली इसको यूज़ करना है, क्योंकि फ़र्स्ट 2 लेयर्स पे मैंने 10H यूज़ किया था ट्रेनिंग के दौरान, तो इस वजह से जो फर्स्ट 2 लेयर्स हैं वो मैं 10H वाला अपना यूज़र डिफाइंड फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, और आउटपुट लेयर पे मेरा सिग्मॉइड वाला है, तो मैं जस्ट यहाँ पे सिग्मॉइड वाला फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। ओके, तो अब ये हमारी यहाँ पे y6 जो है सिग्मॉइड आउटपुट आ रही है। तो अब हमने इसके ऊपर बाइनरी कोई प्रेडिक्शन लगानी है, प्रेडिक्शन करनी है 1 और 0 की फॉर्म में। जो इसको कन्वर्ट करे तो वो उसका भी फंक्शन बनाया हुआ है बाइनरी प्रेडिक्शन के नाम से। बाइनरी प्रेडिक्शन ये फंक्शन है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और ये जो अपना यूज़र डिफाइंड फंक्शन है जस्ट उसकी डेफिनेशन यहाँ से कॉपी करता हूँ। अब इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि इसकी ये 2 इनपुट्स बन गई हैं। बाइनरी प्रेडिक्शन इसका नाम लिख दें। अब u इसको सिग्मॉइड की जो आउटपुट है वो u पे अप्लाई कर देंगे, और थ्रेशोल्ड हमने मैनुअली डिफाइन करना है। तो क्योंकि हमारा आउटपुट सिग्मॉइड है और सिग्मॉइड की जो मीन या सेंट्रल वैल्यू है 0.5 है, तो मैं इसको यहाँ पे थ्रेशोल्ड इसका डिफाइन कर देता हूँ, और इसको भी डाटा टाइप डबल कन्वर्ट करनी है। फिक्स dt ये अनसाइंड नंबर है, 1 बिट के साथ रिप्रेजेंट कर दें, और फ्रैक्शनल पॉइंट भी 1 है, और इसकी वैल्यू 0.5 कर दें। और फाइनली अगर मैं इसको ब्लॉक अपना लगाऊं यहाँ पर, तो ये हमारे, अब आप कह लें कि जो मेरा न्यूरल नेटवर्क है, डीप न्यूरल नेटवर्क, ये उसका वो कंप्लीट इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब इसकी थोड़ी सी सेटिंग्स वगैरह कर लें। अब ये जितने भी ब्लॉक्स मैंने लगाए हैं, हिडन लेयर 1, हिडन लेयर 2, आउटपुट लेयर और बाइनरी प्रेडिक्शन, ये सारे HDL सपोर्टेड, क्योंकि ये जो इनके अंदर जो फंक्शंस यूज़ हुए हैं ये सारे HDL सपोर्टेड फंक्शन हैं। तो इन ब्लॉक्स के ज़रिए मैं अपना कोड जनरेट कर सकता हूँ। अब होना क्या चाहिए कि जो मेरा सिमुलेटेड मॉडल है ये वाला, उससे जो आउटपुट आनी चाहिए वो जो इन ब्लॉक से आउटपुट है वो सेम होनी चाहिए, अगर मेरी इम्प्लीमेंटेशन में कोई एरर नहीं है तो। ओके जी, तो अब हमारा मॉडल इम्प्लीमेंट हो चुका है, और अगर मैं अभी इसको रन करूं तो अगर इसमें कोई एरर नहीं है तो इसको रन हो जाना चाहिए। तो इसको सिमुलेट करते हैं, तो इसमें एरर आ गया। तो एरर क्या आया, अगर आप यहाँ पे नोट करें x पे जो हिडन लेयर 1 है, तो इसमें x 1x8 आ रहा है। 1x8 का मतलब है कि 1 रो एंड 8 कॉलम्स। और जबकि इस फंक्शन की डेफिनेशन में है कि फंक्शन इस तरह इम्प्लीमेंट हुआ है कि x इंस्टेंसेस ऑफ द इनपुट फीचर शुड बी अरेंज एज कॉलम वेक्टर, तो इसको कॉलम होना चाहिए। तो यहाँ पे डायमेंशंस रॉन्ग है, तो उसको करेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे ट्रांसपोज का जो ब्लॉक है वो यहाँ पे लगा लेता हूँ। दोबारा इसको रन करते हैं। अब ये ट्रांसपोज 1x8 को 8x1 में कन्वर्ट कर देगा। तो अभी भी इसमें एरर है। अब क्या एरर आया है, अब ये एरर है कि वो कह रहा है कि आप जो इनपुट अप्लाई कर रहे हैं एक्स टेस्ट वो डबल टाइप है। लेकिन जो एक्स टेस्ट हमारा ये ओरिजिनल डबल टाइप वेक्टर था, लेकिन हमने जो अब इनपुट देनी है वो एक्स टेस्ट एफ देना है, जो फिक्स्ड पॉइंट में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ से मैं इसको एक्स टेस्ट एफ कर देता हूँ। दोबारा रन करते हैं। हाँ, अभी भी एरर है। अब क्योंकि ये डबल टाइप डाटा है
और ये सिमुलेटेड मॉडल पे में ये जा रहा है, और ये सिमुलेशन का मॉडल है। इसको तो डबल टाइप ही डाटा चाहिए। ये जो मॉडल है ये फिक्स्ड पॉइंट पे ऑपरेट हो रहा है और इसको डबल टाइप डाटा चाहिए, लेकिन उसको भी फिक्स पॉइंट डाटा मिल रहा है सिमुलेशन वाले मॉडल को। तो मैं यहाँ पे कन्वर्ट ब्लॉक लगा देता हूँ और इसको यहाँ पे डबल इसकी आउटपुट कर देता हूँ। अब ये ब्लॉक क्या करेगा, ये एक्स टेस्ट एफ जो कि डबल टाइप है, जो फिक्स्ड पॉइंट डाटा है वो एक्सेप्ट करेगा, उसको डबल टाइप में कन्वर्ट करेगा और सिमुलेशन वाले हमारे ट्रेन मॉडल में उसको अप्लाई कर देगा। अब दोबारा रन करते हैं। तो अब फाइनली हमारा जो मॉडल है वो सारे एरर्स वगैरह करेक्ट करने के बाद वो रन हो चुका है। तो अब हमने इनका कंपैरिजन करना है कि जो हमने ये HDL सपोर्टेड ब्लॉक्स और फंक्शंस को यूज़ करके जो अपना डीप न्यूरल नेटवर्क इम्प्लीमेंट किया है, क्या इसकी जो आउटपुट है वो जो सिमुलेटेड वाली आउटपुट आ रही थी उसके इक्वल है या नहीं है। तो उसके लिए मैं एक स्कोप ब्लॉक लगा लेता हूँ। और एक की जो आउटपुट है वो यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, सिमुलेशन वाली जहाँ से आ रही है, और एक को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। दोबारा इसको रन करता हूँ। तो अब मैं इसको सिमुलेट करता हूँ। तो ये वायर प्रेडिक्शन, बाइनरी प्रेडिक्शन ब्लॉक की जो आउटपुट आ रही है, ये सारे HDL सपोर्टेड ब्लॉक्स हैं, इनसे जो आउटपुट आ रही है वो, और ये यहाँ पर जो सिमुलेटेड फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, और इससे जो हमारी आउटपुट आ रही है वो, इनको अगर हम इकट्ठा देखें तो ये तकरीबन सेम है। इनको अगर एक ग्राफ पे प्लॉट करें तो आप देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं। इट मीन्स कि जो हमारा ये हिडन लेयर 1, हिडन लेयर 2, आउटपुट लेयर और ये बाइनरी प्रेडिक्शन, ये हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शन से ये सारे ब्लॉक्स इम्प्लीमेंट किए हैं, वो सारे के सारे फंक्शंस एक्यूरेटली अपना काम कर रहे हैं। और दूसरा, अगर मैं आपको ये आउटपुट दिखाऊं, ये आउटपुट लेयर की सिग्मॉइड की आउटपुट, और इसी तरह डीपली न्यूरल नेटवर्क का जो सिग्मॉइड आउटपुट है, सिग्मॉइड आउटपुट लेयर की बाइनरी प्रेडिक्शन वाले ब्लॉक से पहले की जो आउटपुट, तो वो दोनों भी तकरीबन सिमिलर है। ये देखें, ये ब्लू ग्राफ जो है ये HDL सपोर्टेड ब्लॉक से आउटपुट आ रही है, और येलो ग्राफ सिमुलेटेड आउटपुट है, और वो दोनों आप देख सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर है। इनको अगर आप अलग-अलग देखना चाहें तो थोड़ा सा जो डिफरेंस आ रहा है वो इस वजह से है कि हमने जो ये ब्लॉक्स यूज़ किए हैं, इनमें जो सिग्मॉइड या tan h का जो फंक्शन है वो पीस वाइज लीनियर अप्रोक्सीमेशन वाला यूज़ किया हुआ है। लेकिन जो मैटलैब है, जो डीप न्यूरल नेटवर्क, इसके अंदर वो एक्चुअल फंक्शंस यूज़ कर रही है। ये देखें, एक्चुअल tan एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज़ हुए हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे जो कॉन्टीन्यूस आउटपुट आ रही है उसमें डिफरेंस आ सकता है। लेकिन जब हम आगे बाइनरी प्रेडिक्शन करते हैं तो वो आंसर हमारा उस थोड़े बहुत एरर को इग्नोर करके आंसर हमारा एग्जैक्टली सेम आ जाता है। तो यहाँ पे मैं अगर इसकी भी आउटपुट को वर्क स्पेस ब्लॉक में ले जाऊँ, वेरिएबल का नेम मैं 1 कर रहा हूँ, और अगर मैं इस जो सिमुलेटेड वाला अपना सिस्टम है उसकी आउटपुट को चेक करना चाहूँ तो ये कैलकुलेट एक्यूरेसी, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, इसको भी अनकमेंट और इसको भी अनकमेंट। तो अभी आप देखेंगे कि एक्यूरेसी HDL कि जो HDL सपोर्टेड ब्लॉक से एक्यूरेसी आ रही है वो भी 84.54% है, और जो सिमुलेटेड मॉडल से एक्यूरेसी आ रही है वो भी 84.54% है। इट मीन्स के हमारा जो ये जो हमने डीप न्यूरल नेटवर्क डिज़ाइन किया है
ये बिल्कुल एज इट इज़ फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह के ये डीप न्यूरल नेटवर्क सिमुलेटेड मॉडल उसका परफॉर्म कर रहा था। ओके जी, तो अब हमने इसका कोड जनरेट करना है और उसको FPG बोर्ड पर अपलोड करना है। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसको भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो अब ये जो सारा सिमुलेशन वाला मॉडल है, इसको मैं एक सब सिस्टम में, अपने HDL सपोर्टेड ब्लॉक सब को एक सब सिस्टम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। मैं अपने इन सब ब्लॉक्स को मिलाकर एक सब सिस्टम बना लेता हूँ। तो ये हमारा सब सिस्टम बन गया। इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं, सेटिंग वगैरह ऐसे कर लेते हैं। तो ये हमारा डीप न्यूरल नेटवर्क का मॉडल है, जिससे हम HDL कोड जनरेट करेंगे। और यहाँ पे इसका मैं नेम चेंज कर देता हूँ, डीप न्यूरल नेटवर्क ट्यूटोरियल 15। और इनको भी तो ये हमारा मॉडल जो है वो अब रेडी है, जिससे हम कोड जनरेट कर सकते हैं। इसको मैं एक दफ़ा दोबारा सिमुलेट कर लेता हूँ। हमारी दोनों जो सिमुलेटेड आउटपुट है और एक्चुअल जो HDL से आउटपुट है वो सेम आ रही है। तो इसको मैं वाई सिम कह देता हूँ और इसको वाई HDL। तो ये आउटपुट सेम आ रही है, बाइनरी प्रेडिक्शन सेम आ रही है। ओके जी, तो अब हमने इससे कोड जनरेट करना है। तो सबसे पहले मैं इसकी HDL सेटिंग परफॉर्म करूँगा, HDL सेटअप। इसमें फाइल का नेम पास करना है, तो मैं इसको दोबारा सेव कर लेता हूँ। ये 15 DNN मॉडल्स के नाम से। HDL सेटिंग्स हो गई हैं और यहाँ पे मैं अपना जो सैम्पलिंग टाइम है इसको 0.1 सेकेंड ही रहने देता हूँ। और अब मैं VHDL को वेरीलॉग कर लेता हूँ और रिपोर्ट यहाँ पे ट्रेसेबिलिटी रिपोर्ट को ओके कर लेता हूँ। अब हम इसका कोड जनरेट करते हैं। मेक HDL, पहले फाइल का नेम, उसके बाद उस ब्लॉक का नेम जिसका कोड जनरेट करना है।
तो कोड हमारा सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है और इसमें जितने भी हमारे ब्लॉक्स थे हर ब्लॉक का अलग से कोड जनरेट हुआ है। देखिए हिडन लेयर 1, हिडन लेयर 2, आउटपुट लेयर और बाइनरी प्रेडिक्शन। ये आउटपुट लेयर, हिडन लेयर 2, हिडन लेयर 1 और बाइनरी प्रेडिक्शन, और ये टॉप लेयर, टॉप लेवल मॉडल है। तो ये सारा वेरिलॉग कोड हमारा जनरेट हो चुका है। ओके जी, तो अब हमने इस जो कोड जनरेट हुआ है इसको FPGA बोर्ड पर अपलोड करना है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे FIL विज़ार्ड को, और ये हमारा यहाँ से ऐड करेंगे। ये सारी कोडिंग फाइल्स यहाँ से आउटपुट, और ये हमारी जो टॉप लेवल फाइल है वो ये है। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट आउटपुट हमारी YPRD प्रेडिक्शन है, 1 बिट की है, फ्रैक्शनल पार्ट उसमें नहीं है, अनसाइंड है, ठीक है सेटिंग्स। नेक्स्ट करेंगे और इसको हम बिल्ड करेंगे। कह रहा है कि अपना वाडो का पाथ बताएं, तो मेरे पास Xilinx वाडो 2018.2 है, तो उसका वर्जन यहाँ पे करेक्ट किया, ओके किया और इसको बिल्ड कर दिया। तो अब हमारा जो वेरिलॉग कोड जनरेट हुए हैं, मैटलैब उनको Xilinx वाडो सॉफ्टवेयर के थ्रू उनकी एरर्स वगैरह चेक कर रहा है, उनसे सर्किट सिंथेसाइज करेगा और उसके बाद उससे बिट स्ट्रीम बनाएगा। बिट स्ट्रीम फाइल को हम फिर FPGA बोर्ड पर अपलोड कर देंगे, और इस सारे प्रोसेस को 10-12 मिनट का टाइम लग सकता है। तो अभी मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। जैसे ये सारा बिट स्ट्रीम फाइल जनरेशन कंप्लीट होगी तो मैं वीडियो को दोबारा से स्टार्ट कर दूँगा। जी, तो हमारी बिट स्ट्रीम फाइल जनरेट हो चुकी है। तो साथ ही हमारा ये सिमुलिंक मॉडल भी आ गया। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस टाइम पे 3 मॉडल हैं। एक पहले वाला प्योरली सिमुलेशन बेस्ड है, दूसरे वाला इसका HDL वर्जन है, और तीसरे वाला अब FPGA को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इसकी इनपुट्स हैं X0 से लेकर X7 तक। तो हम DMux का ब्लॉक लगाएंगे और उसकी 8 इनपुट्स कर देंगे। क्योंकि पहले हमारी इनपुट पीछे वेक्टर फॉर्म में है। और इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ और इसको मैं इधर कनेक्ट कर देता हूँ। अब तीनों सिमुलेटेड मॉडल की जो आउटपुट है, HDL की जो आउटपुट है, वो तीनों एक ही स्कोप पे। और अज्यूम करें इसका नेम मैं लिख देता हूँ YFPGA। और इसके साथ एक वर्क स्पेस ब्लॉक लगा देता हूँ, उसका नाम Y3 रख देता हूँ। अभी मेरा FPGA बोर्ड कनेक्टेड नहीं है। अगर अभी मैं इसको सिमुलेट करने की कोशिश करूँगा तो इसमें एक एरर मैसेज आएगा।
तो अभी कह रहे हैं कि एफ बोर्ड कनेक्टेड नहीं है, तो मैं एफ बोर्ड अपना कनेक्ट करता हूँ। तो एफ बोर्ड कनेक्ट हो चुका है। अब मैं अपनी जो बिट स्ट्रीम फाइल है वो एफ बोर्ड पर अपलोड करता हूँ। अब जो डीप न्यूरल नेटवर्क की जो बिट स्ट्रीम फाइल है वो एफ बोर्ड पर अपलोड हो रही है। प्रोग्रामिंग एफ प्रोग्रामिंग फाइल लोडेड सक्सेसफुली। ओके कर दें इसको, अप्लाई एंड ओके। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ स्कोप ब्लॉक को अगर आप देखें तो अब तीनों सिमुलेटेड मॉडल, HDL सपोर्टेड मॉडल एंड एक्चुअल एफपीजी बोर्ड से जो आउटपुट आ रही है वो तीनों एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं। इस वजह से तीनों नज़र नहीं आ रहे। अगर मैं इन तीनों को अलग-अलग करूँ तो आप तीनों आउटपुट्स देख सकते हैं। सिमुलेटेड मॉडल से जो बाइनरी प्रेडिक्शन आ रही है, HDL सपोर्टेड मॉडल से जो बाइनरी प्रेडिक्शन आ रही है और जो एफपीजी बोर्ड से बाइनरी प्रेडिक्शन आ रही है, तीनों एग्जैक्टली सेम है। इट मीन्स के जो हमने डीप न्यूरल नेटवर्क का मॉडल ट्रेन किया था वो एक्यूरेटली हमने उसको ट्रांसफॉर्म किया HDL सपोर्टेड वर्जन में, और फिर HDL सपोर्टेड वर्जन से जो हमने कोड जनरेट किया उसे बिट स्ट्रीम फाइल बनाई, उससे जब एफपीजी बोर्ड पर उसको अपलोड किया तो वो मॉडल एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि पहले दो। तो ये वेरीफाई करता है कि हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है और इस इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ये जितने भी हमने फंक्शंस यूज़ किए हैं और जितनी भी हमने अप्रॉक्सीमेशंस की हैं वो सारी की सारी वैलिड हैं। तो सेम टेक्निक को यूज़ करते हुए आप कोई सा भी डीप न्यूरल नेटवर्क उसको एफपीजी बोर्ड पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फाइनली अगर इसकी मैं एक्यूरेसी चेक करना चाहूँ तीसरे मॉडल की, जो एफपीजी वाला मॉडल है, तो इसको मैं एफपीजी कह देता हूँ। एक्यूरेसी अगर आप देखें तो तीनों की सेम आनी चाहिए, तो सेम है। HDL सपोर्टेड वर्जन की 84.54, सिमुलेटेड वर्जन की 84.54 एंड एफपीजी 84.54। तो ये इंडिकेट करता है कि जो हमने मॉडल डिज़ाइन किया फिर उसका HDL सपोर्टेड वर्जन बनाया और फिर उसको एफपीजी पे इम्प्लीमेंट किया है, वो सारे एक्यूरेटली अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आप हिस्टोग्राम प्लॉट्स देखना चाहें फाइनल प्रेडिक्शन आउटपुट का और एक्चुअल टेस्ट डाटा का, तो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमारा डायबिटिक का रिज़ल्ट है, ये हमारा नॉन डायबिटिक का रिज़ल्ट है। और हमारी एक्यूरेसी आ रही है 84.454%। ओके जी, तो आज के ट्यूटोरियल के अंदर हमने सीखा कि हम किस तरह अपना कोई भी डीप न्यूरल नेटवर्क मैटलैब में ट्रेन कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा जो सबसे इम्पोर्टेंट था कि कैसे उस ट्रेंड डीप न्यूरल नेटवर्क को किस तरह HDL सपोर्टेड वर्जन के अंदर कन्वर्ट करते हैं और फिर फाइनली उससे कैसे बिट स्ट्रीम फाइल जनरेट करके अपने मॉडल को
डीप न्यूरल नेटवर्क मॉडल को FPGA बोर्ड पर टेस्ट करते हैं। तो होपफुली आज के ट्यूटोरियल में कुछ न्यू आपको सीखने को मिला होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।